Assalamu alaikum class. Today we are going to study our next topic, which is regional anesthesia. Alright. Today we will study the two topics. First one is the regional anesthesia and the next one, which is also type of regional anesthesia, the epidural analgesia. Alright. So firstly we will study regional anesthesia. What is regional anesthesia? रीजनल एनेस्थीसिया बेसिकली रीजनल एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं कि एक लोकल एनेस्थेटिक को हम इंजेक्ट कर देते हैं ताकि हम पेन को रिलीव कर सकें। ठीक है, यानी अगर हमने कोई स्मॉल एरिया या थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा एरिया को हमने ब्लॉक करना है, ठीक है, जिसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया एक बड़ा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है रीजनल एनेस्थीसिया की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक को हम जो पेन की सेंसेशंस होती हैं ना, उनको ब्लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्म्स, लेग्स या एब्डोमेन के अंदर। अब रीजनल एनेस्थीसिया जो है ये हमारी बॉडी के अंदर किसी भी हिस्से को ये ब्लॉक कर सकता है, पेन की सेंसेशंस को, और ये सर्जिकल प्रोसीजर्स को अलाउ कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप अब देखें कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हम जो है बहुत ही स्मॉल एरिया को नम करते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपके पास लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हम बहुत ही छोटे एरिया को जो है उसको हम नम कर देते हैं ताकि सर्जिकल प्रोसीजर हो सके कोई भी। लेकिन रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है कि हम एक लार्ज एरिया लेते हैं, वो भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो भी लिमिटेड पार्ट होता है बॉडी का, लेकिन उसके अंदर पेशेंट जो है वो स्टेबल होता है, पेन फ्री होता है, अनकॉन्शियस नहीं होता। ठीक है, उसमें हम पेशेंट को अनकॉन्शियस नहीं करते, फिर भी हम उसको पेन फ्री रख के उसका सर्जिकल प्रोसीजर अलाउ करते हैं। ठीक है, कुछ मेडिसिन्स थोड़े टाइम के बाद जब पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल ना हो रही हो तो फिर हम ऐसी मेडिसिन सीडेटिव्स दे देते हैं जिससे आप वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए या फिर सो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्टली कि एनेस्थीसिया की टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है जनरल एनेस्थीसिया, देन लोकल एनेस्थीसिया एंड द थर्ड वन इज़ रीजनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन देखें कि जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली एक ऐसी एनेस्थीसिया की जो टाइप है कि जिसके अंदर हम पेशेंट को टोटली अनकॉन्शियस कर देते हैं ताकि उसको कुछ भी पता नहीं चलता हो सर्जरी का, ना उसको पेन फील होता है, ना उसके मसल्स काम कर रहे होते हैं, ना उसका ब्रेन काम कर रहा होता है। ठीक है, ही इज़ टोटली अनकॉन्शियस। ठीक है, और पेशेंट्स जो है वो अपनी जो मेडिसिन होता है वो ब्रीदिंग के थ्रू, यानी जिसमें हमारे पास इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हो रही होती है, नाइट्रस ऑक्साइड हो रही होती है, ऐसी चीज़ें जो उसको पूरे प्रोसीजर के दौरान जो है वो अनकॉन्शियस रखती हैं, वो दे देते हैं, या फिर हम साथ में आईवी फ्लूइड्स दे देते हैं या फिर आईवी मेडिकेशंस दे देते हैं जिसके साथ उसकी मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, पेन फ्री हो जाते हैं, सीडेट हो जाते हैं। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। देन नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास आ जाती है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर जो है इसमें हम बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर्स करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स, और पेशेंट जो है वो फुली अवेक होता है। देन नेक्स्ट टाइप इज़ रीजनल एनेस्थीसिया, जो हमारा टॉपिक भी है। रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट अवेक होता है, लेकिन उसकी जिस बॉडी के हिस्से की सर्जरी हो रही होती है वो सुन्न हो जाता है। ठीक है, वो नंब हो जाता है, उसके अंदर उसको कोई सेंसेशन नहीं होती, कोई पेन फील नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि इसके अंदर हम लोकल एनेस्थेटिक्स को इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो उस एरिया को टोटली पेन फ्री कर देते हैं, और लेकिन पेशेंट को कॉन्शियस रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो रीजनल एनेस्थीसिया की टाइप्स क्या क्या हैं। रीजनल एनेस्थीसिया जो है इसके अंदर हम किसी स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट को नम कर देते हैं ताकि वो पेन फ्री हो जाए। ठीक है, और उसका सर्जिकल प्रोसीजर भी हो जाए। इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक तो हमारे पास आ जाती है स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है, जिसको हम सब अरेक्नॉइड ब्लॉक भी कहते हैं, और सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या फिर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, या फिर साथ में इसके नर्व ब्लॉक्स होती हैं जिसमें बॉडी की कहीं पे भी नर्व, जैसे एंकल अगर किसी के डायबिटिक है उसको फुट की उसकी सर्जरी हो रही होती है। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि हम उसको जनरल एनेस्थीसिया दे दें। आप देखें एनेस्थीसिया इतना वाइड हो चुका है कि हम उसको अगर रीजनल ब्लॉक्स के अंदर सिर्फ उसके फुट की नर्व्स को ब्लॉक कर दें तब भी हम उसकी सर्जरी ईजिली करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं रीजनल एनेस्थीसिया के।
इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि पेशेंट जो है वो बहुत ही जल्दी पेन फ्री हो जाता है, ठीक है। फास्टर इन ईजियर रिहेबिलिटेशन ड्यू टू द रिड्यूस्ड पेन, यानी कि पेशेंट के पास रिकवरी बहुत जल्दी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो पेन फ्री होता है, ठीक है, उसका पेन कम होता है। इस वजह से पेशेंट को जो है रिकवरी में आसानी मिलती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि पेशेंट जो है अपना पेन, उसका हम पेन किस तरह से कंट्रोल करते हैं, हम उसकी बॉडी के अंदर एक कैथीटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, एपिड्यूरल के अंदर टेक्निक है, उसमें बॉडी के अंदर एपिड्यूरल स्पेस के अंदर हम कैथीटर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम फिर टाइम टू टाइम उस पेशेंट की कंडीशन को, उसके पेन, उसके डिस्कम्फर्ट को देखते हुए हम उसके अंदर एनाल्जेसिया देते रहेंगे, उसकी इन्फ्यूजन्स लगा देंगे, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो पूरे टाइम में स्टेबल रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं रीजनल एनेस्थीसिया के, देखें हर एक चीज़ जो भी हमारे पास होती है उसके बेनिफिट्स के साथ साथ उसके हार्मफुल्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी शो करती है कोई चीज़ें। अब अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखें तो रीजनल एनेस्थीसिया के रिस्क फैक्टर्स बेसिकली ये होते हैं कि अगर रीजनल एनेस्थीसिया, जैसे अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देते वक्त ही हम ब्लॉक सब रेक्नॉइड स्पेस से आगे ले जाएं नर्व्स में या ब्लड स्ट्रीम की तरफ, वहाँ पे हम अपने एनेस्थेटिक ड्रग को इंजेक्ट कर दें, तो डेफिनेटली ये जो है मेनिंजाइटिस काज कर सकता है, पैरालिसिस काज कर सकता है, या बहुत सारी डिजीज़ यानी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हमारे मेजर जो ऑर्गन्स हैं उन पे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस इसकी हार्ट पे, लंग्स पे आ जाती हैं, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, फिर ब्रूजिंग, हीमाटोमा इंजेक्शन साइट पे बन सकते हैं। देखें अब अगर हमारे पास देखें पेशेंट की, हम बैक पे लगाते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, अगर उसकी बैक को हमने अच्छी तरह इस एंटीसेप्टिक मयर्स दे के क्लीन नहीं किया, कोई जर्म्स वहाँ रह गए हैं, ठीक है, तो अगर जर्म्स रह जाएं और हम उसको एनेस्थीसिया दे दें तो बाहर वाले जर्म्स जो हैं वो जाहिर सी बात है डेफिनेटली नीडल के थ्रू वो अंदर जाएंगे। जब अंदर वाली स्पेसिस के अंदर, सब रेक्नॉइड स्पेस के अंदर CSF के अंदर जाएंगे, तो CSF जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, वो ब्रेन की तरफ ले जाएंगे उन इन्फेक्शन को और वहाँ से मेनिंजाइटिस काज हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई हीमाटोमा, ब्लीडिंग हो रही है वो बंद नहीं हो रही, अंदर ही किसी ने आपने इंजर कर दिया है स्पाइनल लगाते हुए, तो वो जो है वो डेफिनेटली अंदर ब्रूजिंग काज करेगी, हीमाटोमास की फॉर्मेशन करेगी, क्लॉट कर देगी ब्लड को अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो रीजनल एनेस्थीसिया बेस्ट किस तरह से है। अगर कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ एनेस्थेटिस्ट इसे प्रोवाइड मतलब प्रेफरेंस देते हैं कि हम रीजनल एनेस्थीसिया को प्रेफर करें, तो उसके लिए अगर हम देखें कि रीजनल एनेस्थीसिया बेस्ट किस तरह से हो सकता है, एक तो ये है कि रीजनल एनेस्थीसिया बहुत ही सेफ़ है, ठीक है, और ये कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताता जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि देखें यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ वेरी सेफ एंड डजंट इन्वॉल्व द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स दैट कैन हैपन व्हेन विद द सीडेशंस इन जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, ये कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं करता सीडेशन के या फिर जनरल एनेस्थीसिया से जो हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ छोटे मोटे जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ बी प्रोवाइडेड एंड मॉनिटर बाय फिजिशियन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। फिर भी अगर हमें इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं हो रहे, रिस्क फैक्टर्स शो नहीं हो रहे, फिर भी हमारा ये काम बनता है कि हमने इसको प्रॉपरली मॉनिटर करना है, ठीक है। टोटली पूरा टाइम जब भी हमने रीजनल एनेस्थीसिया दे दिया है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हर एक जो है रीजनल ब्लॉक है उसकी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, किसी में हाइपोटेंशन हो सकती है, तो हमें अवेक रहना चाहिए हर वक्त एनेस्थेटिस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ड्रग्स कौन सी यूज़ करते हैं हम रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर। बेसिकली जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है BPOACAINE 0.5%, ठीक है, या फिर प्लेन BPOACAINE 0.5% भी हम कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके साथ फेंटानिल 15 to 25 माइक्रोग्राम्स यूज़ करते हैं ताकि जो क्वालिटी है ब्लॉक की वो बेहतर रह सके। फेंटानिल क्या चीज़ है? फेंटानिल बेसिकली एक पेन किलर है, ठीक है, ये हम लोकल के साथ इंजेक्ट कर देते हैं अंदर ताकि जो है क्वालिटी और ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग प्रोलॉन्ग हो सके एनेस्थीसिया का।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर हम लोकल एनेस्थेटिक्स की लार्ज अमाउंट इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक चाहिए होता है, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक चाहिए होता है, इसीलिए हम उसके अंदर पूरा 10 to 20 ml लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे इन डिटेल ये बात पढ़ी थी, शॉर्टली पढ़ी थी बल्कि हमने, कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक स्पाइनल एनेस्थीसिया, देन नेक्स्ट वन इज़ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब हम यहाँ पे इनको थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या एनेस्थीसिया क्या चीज़ होती है, क्या टेक्निक है, ठीक है। फर्स्टली हम देखते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया को। स्पाइनल एनेस्थीसिया को हम स्पाइनल ब्लॉक भी कहते हैं या फिर सब एरेक्नॉइड ब्लॉक भी कहते हैं, इंट्राड्यूरल ब्लॉक भी कह सकते हैं या फिर इंट्राथीकल ब्लॉक भी कह सकते हैं। ये एक न्यूरोक्सियल रीजनल एनेस्थीसिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी लोकल एनेस्थेटिक या ओपियोइड, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया था फेंटानिल, फेंटानिल एक ओपियोइड है, पेन किलर भी इसको हम कह सकते हैं, उसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जनरली इसमें हम यूज़ करते हैं एक फ़ाइन, बहुत ही पतली नीडल यूज़ करते हैं जो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, और जो हमारी लोअर लिम्स और एक्सट्रीमिटीज़ को के अंदर ब्लॉक कर देती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं। पेन नहीं होता, पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहता है लेकिन वो पेन को फील नहीं कर सकता ड्यूरिंग होल प्रोसीजर, ठीक है। बेसिकली स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास आती हैं, जो प्रिक होती हैं, ये आपके पास, ये मैंने एक डायग्राम भी डाली है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट की बैक है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ये इसके लिए एसेप्टिक मेजर्स जो हैं वो रखी हुई हैं सारी, और जहाँ पे इन्होंने ये नीडल इंसर्ट किया है इसको हम कहते हैं दो इलिक बोन्स के दरमियान की जो लाइन हम देखते हैं L3 और L4 रीजन में, टफियर लाइन इसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है सबसे पहले इस नीडल को अगर इंजेक्ट करते हैं तो स्किन से जाती है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में जाती है, फिर सुप्रास्पाइनस लिगामेंट आता है, फिर इंट्रास्पाइनस लिगामेंट आता है, देन लिगामेंटम फ्लेवम, फिर एपिड्यूरस या ड्यूरामेटर आ जाता है, और देन सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है, जहाँ पे हमने अपना स्पाइनल एनेस्थीसिया देना होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने ये स्पाइनल नीडल जो है डाली है, अंदर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद यहाँ पे इनके पास यहाँ से CSF शो होता है, ठीक है, जो CSF के अंदर फिर हम इंजेक्ट कर देते हैं लोकल एनेस्थेटिक को, ठीक है। ये हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है जिसमें BPVKN 0.5% भी आ सकता है, और साथ में और भी ड्रग्स होती हैं, सेंसोकेन 0.5% हो सकता है, या फिर BPVKN एक और होता है एबोकेन स्पाइनल जिसको हम कहते हैं, वो 7.5 होता है %, 75 mg होता है, वो सारी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एक एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है, ठीक है, जो मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं, पेशेंट जब लेबर्स में होती हैं, ठीक है, या फिर वो डिलीवरी के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ये बहुत ही वास्ट और अच्छी टेक्निक है पेन फ्री करने के लिए पेशेंट को, ठीक है। इसमें क्या होता है, epidural is an anesthesia procedure that relieves the pain during the labor in delivery by blocking the pain signals from the nerves in the lower spine to the brain. The results in the substantial or complete absence of pain or analgesia during the labor and the delivery in the areas of the uterus, vagina, in the pelvis. ठीक है, देखें लोकल एनेस्थेटिक्स की एक ये, इसमें हम लोग क्या करते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट को पेन फ्री कर देते हैं उसके लेबर्स के दौरान, उसके डिलीवरी के टाइम पे। किस तरह से, हम उसकी जो नर्व्स होती हैं ना, पेन नर्व्स, उनको लोअर स्पाइन से ब्रेन तक सबको हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, उसके अंदर सारी पेन की सेंसेशंस ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कंप्लीट एब्सेंस हो जाती है पेन की, यानी उसको एनाल्जेसिया मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। उसके लेबर्स के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान उसके कौन कौन से एरियाज़ को बेसिकली अफेक्ट करते हैं, या यूट्रस को कर देते हैं, वेजाइना या फिर पेल्विस को, ठीक है, जहाँ से इसको जो लेबर की कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, यानी ख़त्म नहीं बल्कि इस तरह से होती हैं कि उसके अंदर वो हो रही होती हैं लेकिन पेशेंट फील नहीं कर पा रही होती। इसमें यह होता है कि एनेस्थीसिया कैन बी एडजस्टेड टू प्रोवाइड मोर और लेस numbness so that the labor experience is tailored to the preferences of the patient. The goal of an epidural is to provide pain relief, not
टोटल नंबनेस, ठीक है। सो यू आर कंफर्टेबल एंड कैन स्टिल बी एक्टिव पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग योर बर्थ एक्सपीरियंस. You may feel the contractions with a little or no pain and you should be able to push when the time comes. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ बता रहे हैं बेसिकली कि एनेस्थीसिया को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं ना कि वो ना ज़्यादा इफेक्ट शो करता है और ना कम, वो एक नॉर्मल इफेक्ट शो करता है. जिस तरह से हमें पेशेंट को अगर पेन फ्री करना है ना तो वो सिर्फ पेशेंट को पेन फ्री ही रखता है, ठीक है. उसको नंबनेस नहीं करता, उसको कंप्लीट लॉस नहीं करता सेंसेशन का. उसको इतना जागे रखता है कि अगर उसको डिलीवरी के टाइम बेबी को पुश आउट करना हो तो वो उसके लिए अपनी एनर्जी को यूज़ कर सके, ठीक है. क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ हमने उसको पेन रिलीफ दिया होता है, बाकी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं एपिड्यूरल से, ठीक है. इस तरह से पेशेंट जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, यानी हम एनाल्जेसिया एपिड्यूरल में किस किस तरह से दे सकते हैं. बेसिकली एपिड्यूरल एनास्थीसिया के अंदर हम जो नीडल यूज़ करते हैं उसका नाम होता है टोही नीडल, और स्पाइनल के अंदर हम जो यूज़ करते हैं नीडल उसका नाम होता है क्विंकी नीडल, ठीक है. इसके डिफरेंट नंबर्स होते हैं, या आप बुक से भी देख लीजिएगा दोबारा, बाकी वहाँ से भी कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है. तो बाकी ये है कि इसमें हम एपिड्यूरल की जो नीडल होती है उसको हम इंसर्ट करते हैं इनटू द एपिड्यूरल स्पेस, फिर वहाँ पे हम एक कैथीटर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और नीडल को बाहर निकाल देते हैं. उस कैथीटर को हम वहाँ पे फिक्स कर देते हैं और उस कैथीटर के ज़रिए हमें जो भी मेडिकेशन देनी होती है पेशेंट को, उसको नम रखने के लिए या फिर उसको पेन फ्री करने के लिए, तो हम उसके थ्रू, उस कैथीटर के थ्रू ईजीली पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है. ताकि पेशेंट जो है पूरे टाइम पेन फ्री रहे और रिलैक्स रहे, कंफर्टेबल रहे. Anesthesiologists are highly skilled in performing epidural analgesia. Significant complication are extremely uncommon. इसमें क्या कहते हैं कि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे रहा होता है वो इसके अंदर हाईली स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है. उसको यानी ये हो कि वो प्रॉपरली मैनेज कर सके. बेसिकली तो इसके बाद कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं होते. ये है कि हाइपोटेंशन हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन उसके लिए भी पेशेंट जो डॉक्टर है उसको तैयार रहना चाहिए हमेशा. और दूसरी जो वे है जिससे हम पेशेंट को एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे सकते हैं वो है स्पाइनल इंजेक्शन. देखिए स्पाइनल इंजेक्शन जो है उसको उसमें से हम अगर स्पाइनल नीडल को सबरेक्नॉइड स्पेस के अंदर या CSF फ्लूइड की तरफ ले जाते हैं, वहाँ पे अगर हम पेशेंट को पेन फ्री करने के लिए हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होगा एज़ कम्पेयर टू एपिड्यूरल, ठीक है. लेकिन ये ख़त्म भी जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू एपिड्यूरल, ठीक है. इसीलिए जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं मोस्टली वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं कि वो इस कैथीटर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं अंदर और उसके थ्रू जो है पेशेंट को टाइम टू टाइम ड्रग्स दे देते हैं तो उसके पेन रिलीफ के लिए, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है. बेनिफिट्स एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के सबसे पहले तो है पेन रिलीफ, ठीक है. ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस होती है, एक सेफ़ चॉइस होती है, इफ़ेक्टिव चॉइस होती है पेन रिलीफ के लिए ड्यूरिंग लेबर्स. मोस्ट कॉमनली एनाल्जेसिया इसका हम लेबर्स में देते हैं, ठीक है. या ऐसी प्रोसीजर जिनके अंदर लोअर लिम्ब सर्जरीज हो रही होती हैं, कोई जिसके अंदर हमें प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया चाहिए होता है, पेन फ्री रखना होता है पेशेंट को, तो इस वजह से भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद बीइंग प्रेजेंट फॉर योर बर्थ, ठीक है. अगर देखें कोई पेशेंट आती है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आ रही है या C-सेक्शन के लिए आ रही है तो उसको भी हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे के प्रॉपरली उसको हम मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग होल प्रोसीजर, और उसके बाद भी हम मैनेज कर सकते हैं पोस्ट ऑप भी, ठीक है. और इसमें यह होता है कि पेशेंट जाग रहा होता है, अलर्ट होता है, लेकिन उसे पेन नहीं होता. उसके बाद अ मच नीडेड ब्रेक. देखें अगर हमारे पास कोई पेशेंट आती है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, ठीक है, उस फर्स्ट उसकी डिलीवरी है, तो ऐसी पेशेंट के अंदर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसे जिस हद तक पेन फ्री कर सकते हैं हम उसे पेन फ्री करें, ठीक है. उसे रेस्ट दें ताकि वो अपनी डिलीवरी के टाइम तक की एनर्जी जो है उसको सेव रख सके. पहले ही जो लेबर्स की कॉन्ट्रैक्शन है उसमें ही उसकी एनर्जी सारी ख़त्म ना हो जाए. देखें जितने पेन्स होते हैं उसके अंदर जो है काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है. अगर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया हमने दे दिया है, पेशेंट जो है वो टोटली नॉर्मल रहती है, कंफर्टेबल रहती है और फिर जो है वो इजीली अपने बेबी को डिलीवर भी कर सकती है. देन देयर कम्स द नेक्स्ट विच इज़ नो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द बेबी. देखिए जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली क्या करता है,
अगर हम पेशेंट को अभी उसका जो है बेबी आउट नहीं हुआ, हम उसको एनाल्जेसिक या जो सीडेटिव ड्रग्स दे देते हैं, तो वो डेफिनेटली उसके बेबी पे भी इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। जब वो बेबी पे भी इफ़ेक्ट करती हैं, नारकोटिक्स आ जाती हैं या फिर कोई सीडेटिव्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम रीजनल या एपिड्यूरल कोई भी एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी ऐसी ड्रग यूज़ नहीं होती जो बेबी को इफ़ेक्ट करे, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ अ सेफ टेक्निक। ऑलराइट। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर एक चीज़ के रिस्क फैक्टर्स तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स और साइड इफ़ेक्ट्स। एज़ फॉर एज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मैटरनल हाइपोटेंशन, ठीक है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप कर सकता है, इसीलिए हमें पेशेंट को प्री लोड अच्छा करना चाहिए, ठीक है। एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया या कोई भी रीजनल ब्लॉक देने से पहले पेशेंट को अच्छे से प्री लोड होना चाहिए, यानी उसको 1000 ml रिंगर लाजमी जानी चाहिए, या फिर नॉर्मल सेलाइन या जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये फ्लूइड्स हैं, वो उसको प्री लोड होना चाहिए ताकि वो अपना ब्लड प्रेशर ठीक रख सके। उसके बाद शिवरिंग हो सकती है, नोज़ा, सोरनेस, ब्रूजिंग, ये इंजेक्शन साइड पे ये नॉर्मल जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और वेरी रेयरली जो कैथीटर हमने अंदर इंट्रोड्यूस किया है उसकी वजह से कोई डैमेज हो सकता है अंदर एरिया में। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास एक और इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशन होती है रीजनल एनेस्थीसिया की, दोनों स्पाइनल और एपिड्यूरल दोनों के अंदर, वो हमारे पास हो जाती है पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, ठीक है, जिसमें को हम कह सकते हैं सीवियर हेडेक। और ये बहुत ही काम होता है किसी पेशेंट के अंदर, जिसमें पेशेंट जो है वो अपना हेड ऊपर नहीं उठा सकती, फिर उसके लिए हमें जो है काफ़ी ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं। पेशेंट को 72 आवर्स तक हमें मॉनिटर करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर पेशेंट इसी तरह से रहे तो फिर हमें एक पैच अंदर लगाना होता है हीमाटोमा का, जिसमें हम पेशेंट की जो बैक होती है उसके अंदर दोबारा से हम नीडल इंजेक्ट करते हैं और वहाँ से ही पेशेंट का ब्लड लेके उसी को अंदर पुश करते हैं ताकि वो वहीं पे क्लॉट कर दे, तो जो CSF बाहर निकल रहा है, जो पेशेंट को पेन दे रहा है, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक की कंडीशन ला रहा है, ठीक है, उसका हेडेक सीवियर वाला करवा रहा है, तो वो उसको वहीं पे स्टॉप कर देती है, ठीक है। ये आपके पास है टोटल, हमारे पास इसकी एनाटॉमी ये देख लें। आपके पास ये है स्पाइन, यहाँ पे आपके पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जो येलो कलर की आपके पास जा रही हैं ये आपकी नर्व्स हैं, और ये हमने नीडल इंजेक्ट की है, कहाँ पे जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एपीड्यूरल स्पेस के अंदर। अगर हम एपीड्यूरल स्पेस से आगे ले जाएं, ठीक है, इस एरिया में, तो यहाँ पे ये सब एरेक्नॉइड ब्लॉक या फिर स्पाइनल ब्लॉक दे सकती है, ठीक है। इस तरह से ये ब्लॉक कर देती है। लास्ट हमारे पास स्लाइड है, ठीक है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि स्पाइनल और एपीड्यूरल के अंदर डिफरेंस क्या है। दो तरह की एनेस्थीसिया है ना, एपीड्यूरल भी है और स्पाइनल एनेस्थीसिया भी है। तो अगर हम ये चीज़ नोट डाउन करें कि एपीड्यूरल स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे, तो वह हम यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए, दोनों ही रीजनल एनेस्थीसिया की टेक्निक से और दोनों ही सेफ़ हैं, दोनों ही बेटर हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सी है, इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस क्या क्या हैं एक दूसरे के रिलेटेड होके। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एपीड्यूरल के अंदर हमें लार्ज डोज देनी होती है, ठीक है, एनेस्थीसिया की। देन स्पाइनल एनाल्जेसिया, अगर हम स्पाइनल दे रहे हैं तो उसके अंदर हम थोड़ा सा ड्रग देंगे क्योंकि वो CSF के अंदर जा रही है, वो डायरेक्ट इफेक्ट कर देती है। लेकिन इसी के बदले अगर हम एपीड्यूरल के अंदर दे रहे हैं तो वो ड्यूरल स्पेस में अंदर जा रही होती है, एपीड्यूरल स्पेस के अंदर, वहाँ पे ये स्लोली अपना इफेक्ट करती है विद इन 10 to 20 मिनट्स, ठीक है। इसलिए हमें ड्रग की डोज भी ज़्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट जो है वो एनाल्जेसिया का इफेक्ट एपीड्यूरल के अंदर स्लो होता है देन स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन के चांसेस जो हैं वो भी कम होते हैं। एपीड्यूरल जो हैं वो वर्टिब्रल कॉलम की किसी भी स्पेस में हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो सर्वाइकल हो, थोरैसिक हो, लंबर हो, सैक्रल हो, कहीं पे भी हम एपीड्यूरल दे सकते हैं। बट स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होते हैं उनको हम हमेशा लंबर रीजन में अप्लाई करते हैं, और लंबर रीजन में L3 और L4 या फिर L2 और L3 रीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, इट इज़ ईजियर टू अचीव सेगमेंटल एनाल्जेसिया यूजिंग एपीड्यूरल रूट देन यूजिंग द स्पाइनल रूट, ठीक है। हम यानी कि बहुत देर तक एक जगह का ब्लॉक या फिर पेन फ्री रख सकते हैं पेशेंट को एपीड्यूरल के साथ एज़ कम्पेयर टू स्पाइनल एनास्थीसिया।
उसके बाद हम कहते हैं कि एपिड्यूरल के अंदर हम एक कैथीटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट को टाइम टू टाइम उसकी टॉप अप डोजेस देते रहते हैं ताकि पेशेंट जो है वो पेन फ्री रहे, ठीक है। इसीलिए भी ये बेस्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया से। उसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया जनरली हम उसको एक ही इंजेक्शन, सिंगल शॉट इंजेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एपिड्यूरल की जो डोजेज़ होती हैं उसको हमने डिफरेंट रखा होता है, लेबर्स के लिए, डिलीवरी के लिए, पोस्ट ऑप के लिए, वो हम उसको डिफरेंट देते रहते हैं उसकी डोजेज़ को, ठीक है। और वो उसी कैथीटर के ज़रिए इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और जब पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, उसकी जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट हो जाता है, पेन फ्री हो जाती है पेशेंट, तो फिर हम उसका जो कैथीटर है उसको रिमूव कर देते हैं और पेशेंट जो है वो स्टेबली घर चली जाती है या फिर वापस से नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। सो ये था आज आपका लेक्चर जिसमें हमने रीजनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया को देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको यहाँ से समझ ना आई कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं, आप CR से को कह सकते हैं, तो ही विल टेक्स्ट मी, ऑलराइट। और उसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो फिर मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग पहले भी उस लेक्चर को थोड़ा सा रीड आउट कर लिया करिए, ठीक है, ताकि आपको आगे समझने भी आसानी हो, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ये जस्ट ओवरव्यूज़ होते हैं PPTs के अंदर, आपको बेसिकली पढ़ना बुक से ही होता है, ठीक है। क्योंकि आप 7th सेमेस्टर के बच्चे हो तो 7th सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये चीज़ चाहिए होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुक के साथ जुड़े रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बुक ही हमारे आगे काम आनी है। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।